जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो किसी दोस्त ने अगर नियमित रूप से पढ़ाई अब तक नहीं की है तो वो जारी कर दे, क्योंकि दोस्तों पढ़ना आपको ही है। अगर सक्सेस आपको बनना है तो पढ़ने के लिए कोई दूसरा आने वाला है नहीं। तो आप ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने कर रखी है पढ़ाई शुरू तो उनको बेस्ट ऑफ लक। तो आज दोस्तों अपन शुरू करने वाले हैं। अपन पढ़ रहे थे संविधान, तो संविधान के लगभग दोस्तों एक टाइप से कहे मैक्सिमम चैप्टर्स अपन ने पढ़ लिए हैं। तो अगर कोई दोस्त संविधान के ऊपर एक अपनी अच्छी समझ बनाना चाहता है, अच्छी मजबूत पकड़ बनाना चाहता है तो पुराने वीडियोस जाके देख सकता है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर दोस्तों जो राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल के बारे में दोस्तों अपन पढ़ रहे थे और अपन ने लास्ट वीडियो में जो राज्यपाल है इसको समझा था। तो उसी के बाद में जो जैसा कि आप सब लोग जानते हो जो राज्य का विधानमंडल होता है ये इसके होता है दोस्तों मुख्यतः 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यपाल, उसके बाद होती है विधानसभा और कुछ एक राज्यों में विधान परिषद भी शामिल है। तो तीनों को मिलाकर ही बनता है राज्य विधानमंडल। जिस प्रकार से केंद्र का विधानमंडल बनता है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के, उसी प्रकार से राज्य का विधानमंडल भी 3 सदनों को मिला के बनता है। जिन स्टेट में विधान परिषद नहीं है वहां पे विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर बनता है विधानमंडल। तो एक बार थोड़ा दोस्तों पुराना याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। जो दोस्तों राज्य का जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल राज्य का विधानमंडल को दोस्तों मोटे तौर से अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं दोस्तों राज्यपाल, एक होती है दोस्तों विधानसभा और एक होती है दोस्तों अपनी विधान परिषद। हालांकि दोस्तों सभी राज्यों में तो विधान परिषद है भी नहीं। अभी तो ओनली 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है ये मैं आपको बता चुका हूं और वापस भी रिकॉल करवा दूंगा। तो देखिएगा दोस्तों जो विधानमंडल का है दोस्तों राज्य का विधानमंडल, इससे संबंधित अपन ने राज्यपाल से संबंधित पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। किसी दोस्त ने अगर नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे जाके देख ले और अच्छे से अपनी समझ बना सकता है। आज दोस्तों अपन इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं विधानसभा को, कि किस प्रकार से होता है विधानसभा की संरचना, किस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है, कितने होते हैं इनके सदस्य, क्या होता है इनका कार्यकाल, किस प्रकार से विधानसभा की कार्य और शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किस प्रकार से विधानसभा है वो विधान परिषद से अलग महसूस होती है। तो इन सब बातों का, इन सब बिंदुओं को अपन यहाँ से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो अपन ने दोस्तों देखा था कि जो विधानमंडल है राज्य का विधानमंडल, इससे संबंधित आर्टिकल है दोस्तों 168 आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विधान परिषद आती है, विधान परिषद से संबंधित है 169 और जो विधानसभा है दोस्तों विधानसभा से संबंधित आर्टिकल है 170। तो ये आर्टिकल को, तीनों ही आर्टिकल्स को आप याद रख सकते हो, 168, 169 और 170। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों विधानसभा को। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे विधान परिषद। उसके बाद जो राज्य का विधानमंडल है ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों दोस्तों जो विधानसभा है दोस्तों, तो विधानसभा को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है अपन उनको देखते हैं। तो इसको दोस्तों निम्न सदन इसको कहा जाता है, निम्न सदन इसको कहा जाता है दोस्तों। और इसको दोस्तों अस्थायी सदन भी इसको कहा जाता है। और दोस्तों इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपन देख के चले या मान के चले तो जिस प्रकार से केंद्र में काम करती है लोकसभा, उसी प्रकार से राज्यों में काम करती है विधानसभा। तो जिस प्रकार से लोकसभा को भी केंद्र में निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन भी उसको कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। कारण क्या है दोस्तों,
निम्न सदन तो इसको कहा ही जाता है। अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जो विधानसभा है या फिर लोकसभा अपन केंद्र में बात करें, इनको कभी भी भंग किया जा सकता है, इसलिए इनको अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों विधानसभा को लोकप्रिय सदन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि विधानसभा में जो भी कैंडिडेट जीत के जाते हैं, जो भी मेंबर जीत के जाते हैं, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से जीत के जाते हैं। जनता डायरेक्ट उनका निर्वाचन अपने मत का प्रयोग करके करती है, इसीलिए इसको जनता का सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है किन किन नामों से विधानसभा को जाना जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ी इसकी संरचना देखते हैं। संरचना के अंदर देखेंगे दोस्तों कि अपने देश के अंदर अगर वर्तमान में दोस्तों अपन बात करके चले तो 28 तो है दोस्तों राज्य और 9 है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। नौ केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। तो क्या दोस्तों सभी राज्यों के अंदर विधानसभा है? बिल्कुल दोस्तों, सभी राज्यों में दोस्तों अनिवार्य रूप से विधानसभा का गठन किया गया है। क्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? सभी केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों विधानसभा नहीं है। 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अंदर विधानसभा है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? वो है दिल्ली है, चंडीगढ़ है और जम्मू कश्मीर है। इनके अंदर विधानसभा शामिल है, बाकी बचे केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा शामिल नहीं है। अब अपन देखते हैं ये जो दोस्तों 28 राज्य है, क्या सभी राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या समान है, एक जैसी है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सभी राज्यों के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या अलग अलग है। तो वो दोस्तों जो विधानसभा सीटों की जो संख्या अलग अलग है, वो किस आधार पर डिसाइड की गई है कि किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें होंगी? इसका निर्धारण किस आधार पर किया गया है? इसका निर्धारण दोस्तों किया गया है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या को आधार बनाया गया है, जनसंख्या को आधार बनाया गया है दोस्तों इसमें कि जिस राज्य या जिस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उसमें विधानसभा सीटों की संख्या उतनी ज़्यादा होंगी, लोकसभा सीटें भी वहाँ से ज़्यादा होंगी और जो राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा में भी जो सदस्य चुन किए जाएंगे वो सीटें भी उसमें ज़्यादा होंगी। तो जनसंख्या को दोस्तों एक आधार बनाया गया है। तो दोस्तों कौन सी जनसंख्या को आधार बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 1971 की जनगणना को इसमें आधार बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 1971 की जनगणना को, और यही कारण है दोस्तों कि 1971 की जनगणना को आधार बना के ये सीटें डिसाइड की गई थी। 1971 में जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा थी उसको सीटें ज़्यादा दे देगी, जिसकी कम थी उसको सीटें कम दे देगी। लेकिन 1971 से 2011 तक की दोस्तों जनसंख्या में काफ़ी चेंज हुआ है। कुछ एक राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी दिखाई है, कुछ एक ने कमी दिखाई है। तो इसके आधार पर दोस्तों अभी जो प्रेजेंट जो जनसंख्या है इसके आधार पर सीटों का आकलन नहीं किया गया है। ध्यान रखना है किस आधार पर आकलन किया गया है? सीटों का आकलन किया गया दोस्तों 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो एक तो दोस्तों यहाँ से ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक 84वां संशोधन हुआ था दोस्तों, 84वां संशोधन 2002 को हुआ था। क्या था दोस्तों ये 84वां संशोधन 2002? ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इस संशोधन के द्वारा दोस्तों चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो या कोई ये जो भी सदन है दोस्तों, इनकी सीटें हैं वो 2026 तक निर्धारित कर दी गई है, निश्चित कर दी गई है। 2026 तक सीटें निश्चित कर दी गई है। कहने का मतलब ये है दोस्तों जो भी सदन है, विधानसभा है और सेंट्रल लेवल पे बात करें राज्यसभा है या लोकसभा है, इनकी सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाई जा सकती। किस संविधान संशोधन के तहत ये बात कही गई है? 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये बात बताई गई है। तो ये यहाँ से दोस्तों ऑब्जेक्टिव आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि जनसंख्या के आधार पे 1971 की जनगणना के आधार पे ये तो निर्धारित कर दिया गया कि किस राज्य में बताया मैंने कि अगर जनसंख्या ज़्यादा थी तो ज़्यादा सीटें, कम थी तो कम सीटें। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं किसी राज्य की विधानसभा सीटें, मिनिमम कितनी हो सकती है, थोड़ा उनको देखते हैं दोस्तों। किसी भी राज्य की दोस्तों कोई भी राज्य हो उसकी मैक्सिमम सीटें दोस्तों ध्यान रखना, मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं दोस्तों 500 और मिनिमम सीटें दोस्तों हो सकती है
कम से कम जो मिनिमम जो आंकड़ा रखा गया है वो दोस्तों रखा गया है 60 का, कि 500 सीटें मैक्सिमम हो सकती है किसी भी राज्य की और 60 सीटें हैं वो न्यूनतम हो सकती हैं। तो क्या सभी राज्य ये आंकड़ा फुलफिल करते हैं? जी नहीं दोस्तों, कुछ एक अपवाद है। तो वो जो अपवाद है दोस्तों अपन उनको ध्यान रखेंगे, कौन कौन से राज्य अपवाद हैं जो मैक्सिमम आंकड़ा तो दोस्तों सभी राज्य फुलफिल करते हैं, लेकिन जो मिनिमम आंकड़ा है दोस्तों, हालांकि किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 500 से ज्यादा तो नहीं है, तो यह आंकड़ा तो फुलफिल करता है सभी राज्य। लेकिन कुछ एक ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनमें विधानसभा सीटों की संख्या जो मिनिमम आंकड़ा रखा है 60, इससे भी ज्यादा कम है, तो वो अपवाद है। तो वो अपवाद कौन कौन से हैं, इन अपवादों को आप याद रखोगे। अपवाद है दोस्तों, गोवा है। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा सीटों की मिनिमम आंकड़े से कम रखी गई है दोस्तों। गोवा के अंदर, मिजोरम के अंदर और सिक्किम के अंदर। मिजोरम है और सिक्किम, 3 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनमें विधानसभा सीटों की संख्या मिनिमम जो आंकड़ा रखा गया है 60, इससे भी कम है। अब कितनी कितनी है? गोवा के अंदर है दोस्तों 40 सीटें, मिजोरम के अंदर भी 40 हैं और सिक्किम के अंदर है दोस्तों 32 सीटें। तो आप इनकी सीटों की संख्या भी याद रख सकते हो, विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों ये। तो इस अपवाद को दोस्तों आप ध्यान रखोगे। और दोस्तों अगर अपन ये तो बात की अपन ने मिनिमम सीटों वाले राज्य, अब अपन बात करें कि किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या अधिकतम है, तो अधिकतम की दोस्तों जहां भी बात आए तो आपको लगाना है उत्तर प्रदेश, यूपी। अधिकतम सीटों की, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, विधानसभा, अधिकतम सीटों वाला आपसे राज्य पूछता है तो आपको लगाना है यूपी। और यूपी के अंदर दोस्तों कितनी है विधानसभा सीटें? विधानसभा सीटों की संख्या है 403 है दोस्तों। तो ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है। मिनिमम वाले 3 राज्य जो अपवाद हैं, मैक्सिमम वाला 1 राज्य आपको ध्यान रखना है। तो यहां से दोस्तों अपने समझा संरचना, विधानसभा की संरचना कितनी होती है, सीटें कितना इसमें मैक्सिमम आंकड़ा रखा गया है, कितना इसमें मिनिमम आंकड़ा रखा गया है, ये सब दोस्तों अपन ने यहां से समझा। अब ये तो हुई दोस्तों राज्यों की बात। अब अपन देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो अपने 9 है, इसमें किस राज्य, किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, और है तो उसमें कितनी है सीटें। तो देखिएगा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश जिनको आप यूनियन टेरिटरीज कहते हो, तो केंद्र शासित प्रदेशों की दोस्तों अपन बात करें तो अपने पास है दोस्तों 3, एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी, और एक और दोस्तों जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जिनके अंदर विधानसभा है। तो दिल्ली के अंदर दोस्तों जो विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों वो है 70। पुडुचेरी के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 30, और जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या है 90। तो ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अब दोस्तों अपन ने समझा इसकी संरचना को, अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका जो चुनाव है दोस्तों, सदस्यों का जो चुनाव है, विधानसभा सदस्यों का चुनाव है वो किस प्रकार से होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो विधानसभा सदस्यों का जो चुनाव है दोस्तों, सदस्यों का चुनाव है दोस्तों, ये दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा इसके सदस्य चुन के जाते हैं विधानसभा में, जिसको आप विधायक कहते हो। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, इसको दोस्तों कई बार दूसरे शब्दों में भी आपको लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिल सकता है? वयस्क सार्वभौम मताधिकार द्वारा, वयस्क सार्वभौम मताधिकार द्वारा। वयस्क सार्वभौम मताधिकार द्वारा। तो विधानसभा सदस्यों को चुनाव कैसे होता है? जनता प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से करती है, या फिर आपको मिलेगा वयस्क सार्वभौम मताधिकार द्वारा। इसका क्या मतलब है? इसका वयस्क का मतलब दोस्तों जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी हो, 18 साल कंप्लीट हो चुकी हो, वो व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, वो व्यक्ति अपना मत डालने का अधिकार रखता है। उसी को कहते हैं सार्वभौम मताधिकार। वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है वो मत डालने का अधिकार है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो या कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो या अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी को कहते हैं वयस्क सार्वभौम मताधिकार। तो अपन ने समझा दोस्तों इनका सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से करती है, जनता करती है डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से, जिसको आप विधायक कहते हो। अब अपन इससे आगे देखते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों लोकसभा के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है SC ST या शेड्यूल कास्ट के लिए, क्या विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था है? बिल्कुल है दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आरक्षण से संबंधित बिंदु, आरक्षण से संबंधित दो बिंदुओं को आप यहां से ध्यान रखोगे दोस्तों। आरक्षण से संबंधित क्या है वो दो बिंदु? आर्टिकल नंबर आप याद रखना 332 और 333 दोस्तों। तो 332 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो क्या कहता है दोस्तों कि SC ST को विधानसभा में आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जिस राज्य में SC ST जो की जनसंख्या है, पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, तो उस राज्य में SC ST की जो सीट है वो भी ज्यादा होंगी। अगर किसी राज्य में SC ST की जनसंख्या बिल्कुल कम है तो SC ST को जो आरक्षण है वो भी कम होगा, कम सीटें उसमें रखी गई हैं। और एक आर्टिकल अपने को ध्यान रखना है 333 आर्टिकल दोस्तों क्या कहता है कि विधानसभा में, ध्यान रखना, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन चुने जाएंगे। कौन चुनेगा दोस्तों? ये चुनेगा दोस्तों राज्यपाल। ध्यान रखना आपको। तो 332 अनुच्छेद SC ST कैटेगरी को आरक्षण और 333 विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय का निर्वाचन किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो ये अपन आरक्षण से संबंधित दो बिंदु आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। अब अपन इस शिक्षा से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यकाल। तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? अगर दोस्तों नॉर्मल अपन लेके चले तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर आपको ऑप्शन में मिले कि 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो आपको राइट आंसर लगाना है 5 वर्ष। क्या हमेशा 5 वर्ष होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। 100% 5 साल नहीं होता है। कारण क्या है? कई बार दोस्तों जो गठबंधन की सरकार से अगर विधानसभा बनती है, तो अगर सरकार गिर जाती है, गठबंधन टूट जाता है, बहुमत गिर जाता है, तो विधानसभा को भंग होना पड़ता है, विधानसभा को भंग कर देते हैं। तो एक कंडीशन कि अगर कोई भी पार्टी बहुमत का साबित करने में असमर्थ हो जाए तो विधानसभा भंग हो जाती है दोस्तों। एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन बनती है दोस्तों आर्टिकल, आपको ध्यान होगा 356। तो दोनों को एक बार लिख लेते हैं दोस्तों। यहां से भी दो बिंदु ध्यान रखने आपको। एक तो अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है राज्य में राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है और जो राज्य का जो संपूर्ण भार है वो आ जाता है किस पे? राज्यपाल महोदय पे। जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था, जो राज्यपाल है वो एक नाममात्र का प्रमुख होता है राज्य में, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, आर्टिकल 356 लागू हो गया, तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद की जो संपूर्ण शक्तियां वो चली जाती हैं राज्यपाल महोदय के पास में। और राज्यपाल ही दोस्तों उस समय सर्वेसर्वा होता है और वही वास्तविक प्रमुख बन जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो विधानसभा का कार्यकाल नॉर्मल होता है 5 वर्ष। 356 आर्टिकल लागू होने पे, राष्ट्रपति शासन लागू होने पे विधानसभा भंग हो जाती है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि बहुमत साबित नहीं होने से, बहुमत साबित नहीं होती तो दोस्तों क्या हो जाती है? विधानसभा भंग हो जाती है या फिर विघटन भी आप इसको बोल सकते हो। विधानसभा का विघटन हो जाता है। तो दोनों ही बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। नॉर्मली 5 साल, 356 आर्टिकल, और बहुमत साबित अगर कोई सरकार नहीं कर पाती तो भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। अब दोस्तों इसके आगे अपन देखते हैं योग्यताएं। तो विधानसभा मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यताएं समझिएगा दोस्तों। योग्यताओं में दोस्तों 2-3 मोटी योग्यताएं जो अपन सभी में देखते हैं।
जैसे अपन पहले देखे दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, यह योग्यता दोस्तों सभी में आवश्यक है। सेकंड अपन देखें, आयु 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, तीसरी योग्यता अपन दोस्तों देखें तो लाभ के पद पर ना हो, मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं हो, लाभ के पद पर ना हो। और चौथी योग्यता अपन देखें दोस्तों तो दिवालिया या पागल नहीं हो, दिवालिया या पागल न हो। दिवालिया का मतलब दोस्तों किसी प्रकार से दिवालिया घोषित नहीं हो, मतलब उसके ऊपर कोई लोन वगैरह इस प्रकार से बाकी नहीं हो, भगोड़ा टाइप का नहीं हो, उसको कहते हैं दिवालिया। पागल मतलब जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को पागल की श्रेणी में लेते हैं। तो ये अगर कोई व्यक्ति, ये चारों योग्यताएं अगर कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब वो जीते या नहीं जीते ये डिपेंड करता है वहाँ की पब्लिक के ऊपर, वहाँ की जनता के ऊपर। अगर जनता उसको सपोर्ट करेगी तो चुनाव जीत जाएगा, नहीं सपोर्ट करेगी तो वो चुनाव हार जाएगा। लेकिन ये योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति एक विधायक या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो अपन ने समझा दोस्तों योग्यताएं। अब जो दोस्तों इससे आगे अपन समझते हैं कि जो विधानसभा के अंदर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस प्रकार से बनते हैं? क्या ये सदन के सदस्य को ही बनाया जाता है या फिर बाहर से किसी व्यक्ति को बनाया जाता है? थोड़ा एक बार अपन इसको समझते हैं। आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इसको मिटाऊंगा। तो देखिएगा दोस्तों, जो विधानसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ये किसको बनाया जाता है, अपन इसको समझते हैं। किस प्रकार से होता है इनका निर्वाचन, कौन बनते हैं और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, तो थोड़ा एक बार अपन इसको भी समझ लेते हैं। तो थोड़ा अपन कंपेयर करके चलेंगे दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं जैसे कि दोस्तों राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य में दो होते हैं सदन, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो दोस्तों जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसी प्रकार से विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो दोस्तों जो भी सदन, जो जैसे विधानसभा है तो ये सदन है, तो सदन के जो भी मेंबर होते हैं सभी राज्यों में अलग अलग है, किसी में 100 है, किसी में 150 है, किसी में 200 है। जैसे कि बताया उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 403 है। तो जो भी सदन के जो मेंबर होते हैं दोस्तों, इन मेंबरों में से ही एक व्यक्ति को उठा के बना दिया जाता है अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उठा के बना दिया जाता है उपाध्यक्ष। कहने का मतलब क्या है कि सदन के सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। उसी प्रकार से जो विधान परिषद के जो भी मेंबर हैं दोस्तों 6 राज्यों में है, तो 6 राज्यों में जो भी सदन के जो मेंबर होते हैं, मेंबर में से ही एक व्यक्ति को उठा दिया के बना दिया जाता है अध्यक्ष और एक व्यक्ति को बना दिया जाता है उपाध्यक्ष। कहने का मतलब यह है, चाहे विधानसभा लेके चल लो चाहे विधान परिषद, तो अपने मेंबर में से ही एक व्यक्ति को बनाते हैं अध्यक्ष और एक व्यक्ति को बनाते हैं उपाध्यक्ष। अब दोस्तों अपन इसकी तुलना करना चाहें केंद्र से, तो सेंटर में भी दोस्तों इसी प्रकार से होता है। लोकसभा में क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनता है? सदन के सदस्यों में से ही बनाया जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में। लेकिन जब बात राज्यसभा की आती है तो वहां पे जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, जिसको आप राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं, वो दोस्तों बनाया जाता है उपराष्ट्रपति को, और वो दोस्तों इस सदन का सदस्य नहीं होता। कहने का मतलब राज्यसभा का है वो सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो बाहर से चुन के आता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा भी जाता है किस सदन का जो अध्यक्ष है उसका सदस्य नहीं होता है, तो आंसर लगाना है राज्यसभा। बाकी सभी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन के सदस्य होते हैं। तो अपन ने इसको समझा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि कुछ एक जो वर्ड हैं दोस्तों जो विधानसभा में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उसको देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको कई बार सुनने को मिलेगा 70, फिर मिलेगा 17, फिर आपको दोस्तों सुनने को मिल सकता है 70 है, 17 है, फिर एक गणपूर्ति शब्द सुनने को मिलेगा, गणपूर्ति
जिसको आप कोरम भी कहते हो। तो क्या होते हैं थोड़ा एक बार इनको समझते हैं। सत्र दोस्तों क्या होती है? सत्र होती है बैठक दोस्तों। सत्र का मतलब बैठक। और दोस्तों सत्रावसान का मतलब सत्र का मतलब बैठक। तो विधानसभा दोस्तों कितनी बैठकें होंगी? कम से कम दोस्तों 2 बैठकें होंगी। एक वर्ष में 2 बैठक होंगी। कहने का मतलब दोस्तों प्रत्येक 6 माह पे, प्रत्येक 6 माह पे, प्रत्येक 6 माह पे एक बैठक तो कम से कम होनी अनिवार्य है। साल में 2 बैठक होनी अनिवार्य है। अब दोस्तों समझते हैं सत्रावसान। सत्रावसान दोस्तों क्या होता है? जैसे मानो एक ये बैठक हुई, एक ये बैठक हुई, तो इस बैठक से इस बैठक के बीच का जो समय का अंतराल है दोस्तों, इसी को कहते हैं सत्रावसान। तो पहली बैठक से दूसरी बैठक के बीच में जो भी समय का अंतराल होता है, कुछ एक मुद्दे या निर्णय ऐसे होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है अगली बैठक के लिए, अगले सत्र के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उसी को दोस्तों ये जो अंतराल है, इसी को कहा जाता है सत्रावसान। और दोस्तों जो होती है गणपूर्ति, गणपूर्ति को समझिएगा आप। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? ये दोस्तों ये होता है कि चाहे आप विधानसभा को लेकर चलना, चाहे लोकसभा को, चाहे राज्यसभा को, चाहे विधान परिषद को, जो सदन होता है, सदन के टोटल मेंबर का 1/10 सदस्य। मान लो अगर अपन बात करें, मानो जैसे राजस्थान है, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200। तो 200 का अगर अपन 1/10 निकालें, 200 का अपन 1/10 निकालें दोस्तों, तो 20 मतलब 20 कैंडिडेट ऐसे हैं। अगर 20 से कोई भी अगर विधानसभा की बैठक हो रही है, तो उसमें कम से कम 20 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर 20 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो वो बैठक संपन्न नहीं मानी जाएगी, बैठक के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य नहीं होगा। तो यही होता है दोस्तों कोरम। कोरम का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य है, तभी बैठक संपन्न मानी जाएगी। तो अपन ने सत्र, सत्रावसान और गणपूर्ति या कोरम को आसानी से समझा। अब इसके बाद अपन आते हैं जो विधानसभा है दोस्तों, इसकी कुछ शक्तियां और कुछ एक कार्य भी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जब ये बनाई गई है तो इसके कुछ एक शक्तियां और कार्य भी होंगे निश्चित रूप से। तो अपन उनको समझते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, अपन देखते हैं शक्तियां व कार्य। तो जिस प्रकार से दोस्तों सेम सेंटर में काम करती है लोकसभा, उसी प्रकार से सेम राज्यों में काम करती है विधानसभा। जिस प्रकार से उनके सदस्यों का निर्वाचन भी जनता करती है, इनके सदस्यों का भी निर्वाचन जनता करती है। तो इनका कुछ महत्वपूर्ण शक्ति और कार्य अपन समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि बिल या विधेयक, कोई भी बिल या विधेयक लाना, उसको पारित करवाना, ये सब कार्य दोस्तों किसके? विधानसभा के। हालांकि ऐसा नहीं कि विधानसभा के लिए कोई बिल या विधेयक पारित कर देती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू कर सकती है, सदन में पेश कर सकती है। तो ये सब बिल या विधेयक पारित करना, क्योंकि दोस्तों अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वो बिल बाद में विधान परिषद में भी जाएगा, उसकी भी स्वीकृति आवश्यक है, और उसके बाद राज्यपाल की भी स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि विधानमंडल के तीनों ही होते हैं सदस्य। जिन राज्यों में विधान परिषद शामिल नहीं है वहां पे विधानसभा पारित कर दे और राज्यपाल की अनुमति मिल जाए तो बिल पारित मान लिया जाता है। तो इसी प्रकार से अपन समझ सकते हैं बिल और विधेयक संबंधी इसको शक्ति प्राप्त है। दूसरी अपन बात करें दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट शक्ति है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रूप में। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस बिंदु को ध्यान रखना दोस्तों। मंत्रिपरिषद है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, के प्रति उत्तरदायी। क्योंकि दोस्तों जो भी मंत्रिपरिषद होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी की होती है, क्योंकि दोस्तों विधानसभा वो जनता का सदन है। जनता इसमें अपने कैंडिडेट को चुन के डायरेक्ट भेजती है विधानसभा में। इसलिए जो जनता के चुने हुए जो मेंबर हैं उनको दोस्तों जवाब भी कहां देना पड़ेगा? जनता के सदन में। और जनता का सदन कौन सा है दोस्तों? विधानसभा, ना कि विधान परिषद। तो ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद हमेशा अगर पूछे कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो विधानसभा के प्रति। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो आंसर लगाओगे राज्यपाल के प्रति। तो यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको ध्यान रखना है। अगली अगर अपन इसके कुछ शक्ति और कार्य की बात करें दोस्तों, तो कोई भी जैसे धन विधेयक है दोस्तों, धन विधेयक है
तो जिस प्रकार के से केंद्र में कोई भी धन या वित्त विधेयक दोस्तों पहले कहाँ पेश होता है, लोकसभा में, उसके बाद जाता है राज्यसभा में, उसी प्रकार से अगर राज्य के अंदर कोई भी धन या वित्त विधेयक पहले पेश होगा, हमेशा पेश होगा विधानसभा में, उसके बाद में अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद में जाएगा, नहीं है तो राज्यपाल के पास चला जाएगा साइन के लिए। तो ध्यान रखना है, धन विधेयक पहले कहाँ पेश होगा, विधानसभा में। अगर राज्य में, उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद को उस धन विधेयक को 14 दिन में पास करना ही होगा। अगर पास नहीं करती है विधान परिषद तो वो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो इस बिंदु को ध्यान रख सकते हो। और जैसे कि अपन और बात करें साधारण विधेयक की, अपन बात करें दोस्तों साधारण विधेयक की, तो साधारण विधेयक की अगर बात करें तो साधारण विधेयक पे भी दोस्तों कहीं ना कहीं विधान परिषद से विधानसभा ज्यादा पावरफुल प्रतीत होती है। क्योंकि कारण ये दोस्तों, क्योंकि कोई भी साधारण विधेयक को मैक्सिमम जो विधान परिषद वो 4 माह के लिए रोक सकती है, 4 माह के लिए ही उसको रोक सकती है, 4 माह के बाद उसको पारित करना ही होगा। लेकिन विधानसभा किसी भी साधारण विधेयक को अनिश्चित समय के लिए रोक सकती है। कहने का मतलब कितने भी समय के लिए वो रोक सकती है। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं विधानसभा है वो विधान परिषद से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल प्रतीत होती है। विधान परिषद की थोड़ी बहुत तुलना दोस्तों आप सेंट्रल लेवल पे करना चाहो, केंद्र लेवल पे करना चाहो तो राज्यसभा से कर सकते हो, जबकि विधान सभा की आप अगर तुलना करना चाहो तो उसकी तुलना आप लोकसभा से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से आपको ये सब कुछ, अगर आपने ध्यान से अगर देखा है, समझा है, तो यहाँ से आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अब दोस्तों मेरा फर्ज था आपको अच्छे से समझाना, वो मैंने किया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप ऑब्जेक्टिव बुक उठाओ और इस चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव उनको बनाने की कोशिश करो। यहाँ से दोस्तों आप करंट के ऑब्जेक्टिव को अगर आप छोड़ दो, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर पहले विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे क्वेश्चन आप याद कर सकते हो करंट के रूप में। अगर आप 2-3 क्वेश्चन अब याद कर लोगे, पहला वर्तमान उपाध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष, तो मैं मानता हूं इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो मेरे मोटिवेशन के लिए दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें ताकि अपनी फैमिली भी एक बिग फैमिली के रूप में बन के आए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंच जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो ये सीरीज दोस्तों जारी रहेगी। मॉर्निंग में एक करंट का वीडियो आने वाला है आपके लिए। करंट के संबंधित जो भी मुद्दे हैं अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो स्पेशली हर टॉपिक वाइज दोस्तों करंट के ऊपर वीडियो आने वाली है। आप उसको देख के अपना करंट भी एक अच्छा तैयार कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ाई जारी रखिएगा।